नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय का वोट हासिल करने के लिए तमाम पार्टियां जुगत बिठा रही हैं। हाल में आपको याद होगा कि लखनऊ के काकोरी कस्बे में एक दलित बुजुर्ग के साथ बेहद शर्मनाक घटना हुई, बदसलूकी की गई, उनके साथ पेशाब चटाने तक का एक मामला सामने आया। उस घटना के अंदर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले में उन दलित बुजुर्ग के साथ हुए बर्ताव के विरोध में सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। अवधेश प्रसाद के मुताबिक वो इसके बारे में 16 नवंबर को, यानी शहीद उदा देवी पासी की पुण्यतिथि उस दिन होती है, उस दिन अपना कार्यक्रम का ऐलान करेंगे। अब बात दरअसल इसमें यह है कि शहीद उदा देवी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। पासी समुदाय से वो आती हैं। पासी समुदाय की एक बड़ी नायिका हैं, प्रतीक हैं, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोहा लिया था। यानी पासी समाज की एक योद्धा को याद करते हुए एक पासी बुजुर्ग के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ पासी समाज का एक नेता, एक सांसद सत्याग्रह का ऐलान कर रहा है, तो इसमें बड़े संदेश छिपे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दरअसल, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कि दलित समुदाय के वोट को लेकर एक बड़ी लामबंदी हो रही है। सभी पार्टियों में मार मची हुई है। इस पूरे मसले को समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम साहब। कासिम साहब, शुरुआत इसी मामले से करते हैं। ये ट्रिगरिंग पॉइंट है हमारी इस डिस्कशन का, चूंकि कि पासी समाज की नुमाइंदगी करने वाले, जैसा मैंने कहा, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सत्याग्रह का ऐलान किया है काकोरी कांड के जो हाल में हुआ उसके विरोध में। क्या समाजवादी पार्टी गैर जाटव दलित वोट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 में उन्हें वोट मिला है, क्या वो अपनी गैर जाटव दलित वोट की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पूरी कोशिशें कर रही है? उसे संभावनाएं नजर आ रही हैं उसमें? हाँ नीरज जी, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में इसके लिए, क्योंकि मैं इधर आ नहीं पाया था। देखिए, ऐसा है, कल अवधेश जी मेरे घर पे थे। अवधेश प्रसाद कल मेरे घर पे थे। आप जानते हैं हमारे यहाँ कार्यक्रम था, और इस वक्त जब मैं बैठा हूँ तो 5 लोग बैठे हैं, जिसमें से एक कोरी और 3 पासी, उनके साथ बैठा हुआ हूँ मैं। इनको पता ही नहीं कि अवधेश प्रसाद कुछ सत्याग्रह वगैरह करने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अवधेश प्रसाद 1977 में जब विधायक हुए, मैं थोड़ा वहां से चलूंगा लेके, अवधेश प्रसाद 1977 में सिर्फ अवधेश प्रसाद थे। वो 1989 के बाद, मतलब 91-92 के बाद जब बीएसपी चढ़ गई, तो वो अवधेश प्रसाद रावत हुए, और इस चुनाव में अवधेश प्रसाद पासी हुए। बिल्कुल सही है, ये वोट के लिए किया जा रहा है, वोट पाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि वैसे भी पासी समाज के वोट के बारे में ये कहना कि पासी समाज जिले की तरह, जैसे कुर्मी में नहीं है, देखे तो कुर्मी कहीं अनुप्रिया पटेल के साथ है, कहीं इनके साथ है, उसी तरह पासी, बाराबंकी का पासी रामसागर रावत के साथ समाजवादी पार्टी में रहता था। फैजाबाद का पासी अवधेश प्रसाद के साथ रहता था एक विधानसभा में, और दूसरी जब मिल्कीपुर की विधानसभा थी, वहां पर जो पासी था वो मिशन यादव के साथ जाता था, अवधेश प्रसाद साथ नहीं रहता था। ये पासियों का एक तरीका रहा है। इसी तरह जब आप आगे जाते, हरदोई पहुंचते, तो हरदोई का पासी जयप्रकाश रावत, और उसके बाद उससे पहले एक हुआ करते थे मनोहर लाल पासी, उन लोगों के साथ होता था। वो कांग्रेस में थे। उसके बाद जहां नरेश अग्रवाल होते थे वहां जाते थे। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उसके बाद इंद्रजीत सरोज का थोड़ा सा उदय हुआ बसपा में, जब आर के चौधरी को मायावती ने साइडलाइन किया। आर के चौधरी भी इत्तेफाक से फैजाबाद के हैं, यहीं के रहने वाले हैं जहाँ के अवधेश प्रसाद रहने वाले हैं। एक ही जनपद से दोनों लोग आते हैं, पार्टियां दोनों की अलग है। ये सच है कि पासी वोटों को लेकर, नॉन जाटो वोटों को लेकर रैली के बाद ये हुआ है कि भाई जाटो तो सेंट्रलाइज हो गया मायावती के लिए, नॉन जाटो पे अच्छा है, इसको खेला जा सकता है। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो तरीका है, जो उसका मतलब नेतृत्व है, ये सब काम अवधेश प्रसाद की जगह पर अगर इंद्रजीत सरोज और आर के चौधरी को दिया जाता तो ये काम ज्यादा आसान हो सकता था। क्योंकि पासी समाज ने कभी अवधेश प्रसाद को पासी स्वीकार ही नहीं किया। देखिए, हर वो नेता शेड्यूल कास्ट का, नीरज जी, जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आता है, अवधेश प्रसाद 8 बार विधायक रहे, 7 बार विधायक रहे, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंने एक बार और आपकी चर्चा में कहा था कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे लोग एक बिरादरी के होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, सामान्य वोटों से वो जीतते हैं।
तो सामान का वो ख्याल रखते हैं, अपने वोटों पे उनका उतना फोकस नहीं होता है। सामान वोटों में क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, यादव है, कुर्मी, जो शुल्कास नहीं है। अवधेश जी के साथ यही प्रॉब्लम थी, तमाम रिजर्व सीटों पे यही होता रहा है। लेकिन अब अवधेश प्रसाद चूंकि एक सिंबल ऑफ पासी बनाए जा रहे हैं, उनको अयोध्या नरेश बताया जा रहा है, ये सारी चीजें तो अवधेश को आगे किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये काम आर के चौधरी या जी सरोज से लिया जाता, या प्रिया सरोज से लिया जाता, या प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज से लिया जाता, तो समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा कामयाब होती। तो इससे लगता है कि ये एक संदेश के रूप में काम हो रहा है। ओरिजिनली इसको मैं उस तरह से नहीं देख पा रहा हूँ। नीरज, इंटरेस्टिंग आपने उसका एनालिसिस किया। लेकिन चलिए मैं एक बिग पिक्चर की बात करता हूं आपसे। एक बड़ी तस्वीर ये कि क्या पिछले कुछ चुनावों में 2022 को गिन लीजिए, 24 को तो खास तौर पे गिनना होगा, क्या हमें अब ये मान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर हम दलित वोट की बात करेंगे तो हमें उसे कम से कम जाटव और गैर जाटव में बांट के देखना होगा? एक कॉम्प्रिहेंसिव दलित वोट की बात अगर हम करेंगे तो वो बात उतनी पॉलिटिकल नहीं होगी। ये एक सेग्रीगेशन हो चुका है। जैसा आपने भी कहा कि रैली के बाद तमाम पार्टियों को लग रहा है कि जाटव वोट जो है वो मायावती के साथ लामबंद हो जाएगा, गैर जाटव में अपनी अपनी हिस्सेदारी खोजिए। आंकड़े बताते हैं गैर जाटव वोट में मैसिव देखने के बाद जो लोग यूपी से बाहर के जो लोग ये समझते हैं कि पूरा दलित मायावती को वोट देता था, वो आंकड़े देख के हैरान हो सकते हैं कि 65% गैर जाटव वोट मायावती को नहीं मिला है। तो अब ये अंडरलाइन हो गया है कि जाटव और गैर जाटव अलग अलग है, और गैर जाटव को एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरह तमाम पार्टियां देख रही हैं कि भैया इसमें अपनी हिस्सेदारी लीजिए। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन थोड़ा सा फिर मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो आप चौंकेंगे, जो बात आपने कही। देखिए, ऐसा है कि गैर जाटो वोटों में वाल्मीकि 90% भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है, 90% हमेशा से। ये मैं आपको सन 80 से मैं थोड़ा होश में आया, और 84 से मैं 85 से मैं पत्रकारिता में आ गया, तब से मैं देख रहा हूं वाल्मीकि उनका रहा। खटीक कोई कटौती नहीं रही। खटीक हमेशा, अगर किसी गांव में 10 घर भी है, 5 घर भी है, तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था। इसी तरह से कोरी में पहले वो बीजेपी को वोट कानपुर मंडल का कोरी करता था, बाद में काशीराम के मूवमेंट से जुड़ के वो थोड़ा सा उसमें तब्दीली आई। हमारे अपने विधानसभा में मांगी, चांदपुर, बिजली, रामसरदासपुर, इस तरह के बहुत से गांव हैं जहां कोरी ने ही बीएसपी खड़ी की। तो नान जाटो बहुत बाद में आया, तो ये हुआ। लेकिन उसमें से भी अब मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो बहुत पुराने थे वो बीजेपी में जा चुके हैं, और बीजेपी में समाजवादी पार्टी में मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। अपनी विधानसभा अगर मैं इसको एक केस मान लूं, रिसर्च केस के तौर पे देखूं, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी का नान जाटों में बड़ा अच्छा वो रहा है। और समाजवादी पार्टी अब इंजी सरोज हैं, आर के चौधरी हैं, तूफानी सरोज हैं, प्रिया सरोज हैं, अवधेश प्रसाद हैं, भाई लंबी पासियों की एक सूची है उनके पास, एक लंबी लिस्ट है जो पासी नेता उनके पास है। इस लोकसभा 24 में तो समाजवादी पार्टी को वोट मिला, समान सीट पे अवधेश का जीतना एक बड़ी घटना है। इसको इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इस घटना को इतने आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि ये व्यक्तियों की जीत है। आर के चौधरी की विधानसभा लोकसभा से, मोहनलालगंज से, कांग्रेस से भी मतलब आजाद लड़े थे, तब भी 39,000 वोट से आ रहे थे आजाद लड़के, और बसपा से लड़े तब भी 50,000 वोट से आ रहे। अब की चूंकि हवा थी इंडिया गठबंधन की, जीत गए। इंजी सरोज कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए थे, वो भी जीत गए। उसके पीछे कुर्मी वोटों की लामबंदी थी, चूंकि ये आपके कुर्मी जो था उस बेल्ट का, वो नाराज था। योगी आदित्यनाथ का जो रवैया, क्या ठाकुर इनका था, रघुराज प्रताप सिंह का जो रवैया था अनुप्रिया पटेल को लेकर, उसका रिएक्शन यहाँ पे था। उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका उसकी थी। लेकिन फिर भी ये सच है कि नान जाटों में मायावती का बहुत ज्यादा रुझान नहीं रहा। हाँ, ये है कि जो 3 शुरू की सरकारें थी, 95 वाली, उसके बाद 96 वाली, उसके बाद 2002 वाली, ये जो सरकारें थी, इसमें सारा दलित जो था वो शेड्यूल कास्ट हो गया था। ऐसे मुकदमा लिखाने के लिए, जमीनों को पट्टा लेने के लिए, आवास लेने के लिए, तो उसको सारी जो शेड्यूल कास्ट था, उसको सारी जो अधिकारियों की लॉबी थी, वो एक शेड्यूल कास्ट के तौर पे देखती थी, अनुसूचित जात के तौर पे देखती थी, तो उसको उसका फायदा मिला था। लेकिन एक होता नहीं है कि जैसे नदी का पानी बहुत बह गया, तो मायावती 20 साल 22 साल, अब समझिए 2007 के बाद 2027 आने वाला है, 20 साल हो गए। तो 20 साल पावर से दूर रहने के बाद उन दलितों के जो बच्चे हैं या उनका जो वो लोग हैं, वो या तो बूढ़े हो गए या घर बैठ गए, और युवा जो है वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उससे
आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, या तो आपको शायद रिकनेक्ट करना पड़ेगा। आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है और आपका वीडियो भी फ्रीज हो गया है। तो जैसे सैयद कासिम हमें बता रहे थे कि मायावती का जब शासन था उस दौरान खास तौर पर दलित वर्ग, जी 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 जी, इतना बड़ा राजनीतिक जिसको कहीं ना सामाजिक परिवर्तन है कि इस परिवर्तन को इतने आसानी से आदमी नजरअंदाज नहीं कर सकता। नीरज जी। बिल्कुल। मैं को बता दूं 2024 के खास तौर पर आंकड़े, 2022 के मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि 2024 में इंडिया गठबंधन जिसे हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े थे, और मैं वहां से अपना अगला सवाल भी लूंगा, इसलिए आंकड़े बता रहा हूं 2024 के लोकसभा के। मायावती सिंगल डिजिट पर आ गई हैं, उसकी वजह है कि मायावती का सजातीय जाटव वोट, सीएसडीएस लोक नीति के आंकड़े कहते हैं कि वो जाटव वोट भी सिर्फ 44% मिला है, बचा हुआ 50%, 55% बीजेपी और इंडिया गठबंधन में बटा है। अगर आप नॉन जाटव, गैर जाटव वोट पर आते हैं, दलित वोट पर आते हैं, तो मायावती को सिर्फ 15% मिला है और 80% से ज्यादा इंडिया गठबंधन और बीजेपी में बटा है, और उसमें भी इंडिया गठबंधन को 56% गैर जाटव वोट मिला है। तो ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं यहां से अपना सवाल जो आपसे लूंगा कासिम साहब, वो राहुल गांधी पर है। आपने कहा कि ये व्यक्तियों की जीत मानी जा सकती है 2024 का वोट, और आपने उदाहरण दिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के, लेकिन देश भर में एक विमर्श है चुनाव दर चुनाव कि दलितों के अंदर देश भर में राहुल गांधी एक दलितों के नेता के तौर पर उभरे हैं। उनके तमाम जो एक पॉलिटिकल जो उनके राजनीतिक कदम है, अगर हम उन पर नजर डालें घटनाओं पे, बिहार में जाते हैं दलित हॉस्टल में चले जाते हैं, मुंबई में जाते हैं चमार स्टूडियो में चले जाते हैं, हरिओम वाल्मीकि के घर वो चले जाते हैं, और तमाम घटनाएं हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त मैं दे सकता हूं। तो ये इंडिया गठबंधन को जब हम एक गठबंधन के तौर पर देखते हैं, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये राहुल गांधी का एक फायदा भी तो है जो समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा, और कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन जो एनडीए के खिलाफ लड़ रहा है उसे मिलेगा। ऐसे में ये दलित वोट मतलब क्यों ना माना जाए, या कम से कम क्यों इंडिया गठबंधन ना सोचे कि हम इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ और ये बात मैंने अपनी डिबेट्स में भी कही है। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी एक बड़ा फैक्टर हैं, और उसकी वजह ये भी है कि ये दलित वोट 1984-85 से, जब से काशीराम ने बीएसपी नहीं बनाई थी, उससे पहले कांग्रेस का था। काशीराम का एक नारा था, पहले हराऊंगा फिर हारूंगा उसके बाद जीतूंगा। तो पहले कांग्रेस को हराने का काम 89 में उन्होंने किया, और 89 के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सर नहीं उठा पाई। आज राहुल गांधी ने एक पूरी लड़ाई लड़ी, और लड़ने के बाद जो है एक मूवमेंट तैयार किया, खड़ा किया, और राहुल गांधी के नाम पे वोट मिला। अब रही बात इंडिया गठबंधन को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने बिहार में अभी देखा कि तेजस्वी यादव को दबाने में राहुल गांधी और या कांग्रेस ने कितनी अपनी मतलब क्या क्या लगा दिया। जब वो तेजस्वी यादव को दबाने में इतनी ताकत लगा रहे हैं, तो मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार को तो कांग्रेस हमेशा से अपना विरोधी समझती रही है। लालू यादव कांग्रेस के वो फिगर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के लिए हमेशा अपना दिल खुला रखा, दिमाग खुला रखा, दरवाजे खुले रखे। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में फर्क है। बिहार में नीतीश नाम की एक बड़ी पार्टी है जो ओबीसी के एक बड़े तबके को एड्रेस करती है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, पॉकेट्स में है। कहीं ओम प्रकाश राजभर हैं, कहीं सैयद संजय निषाद हैं, कहीं आपके अनुप्रिया पटेल हैं, कहीं पल्लवी पटेल हैं, कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ असर है, कहीं केशव मौर्य का असर है। ये पॉकेट्स में, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है जिसमें चला जाए। लेकिन ये भी सच है कि राहुल गांधी का 2024 का जो वो रिजल्ट है, या 2024 में जो हुआ है, वो 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाते हुए जननायक के रूप में लोगों ने लिया, और संविधान की वो प्रति जो उनके हाथ में होती थी वो न मिटने पाए, न खत्म होने पाए। इसके लिए जाटो वोट भी खूब बड़ी संख्या में इंडिया अलायंस के साथ गया, इंडिया गठबंधन के साथ गया। पोलिंग अगर आप देखी जाए, वोटर्स को देखा जाए, अगर बूथ के हिसाब से स्टडी की जाए, देखिए जो बड़ी एजेंसियां सर्वे करती हैं वो लोगों से बात करके करती हैं। हम लोग का सर्वे होता है कि बूथ से, किस बूथ पे किसे कितना वोट मिला, कितनी आबादी है। तो मैंने देखा है कि जाटो पोलिंग जितनी भी थी उसमें करीब करीब 80% पोलिंग ऐसी थी जहां पर जाटो वोट समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को चला गया, अपनी पार्टी को नहीं मिला। और उसी का नतीजा है कि बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार आर.के. चौधरी 1989 से जब बीएसपी से लड़ रहे थे, इसी अयोध्या पे सामान सीट पे, उनको 89,000 वोट मिला था, 89,000। और इस बार जो वहां पे कैंडिडेट ब्राह्मण दिया बहुजन समाज पार्टी ने, उसको 30,000 वोट, 35,000 वोट मिले। आप सोचिए कितनी मतलब शर्मनाक स्थिति थी।
ये सच है, लेकिन हर इलेक्शन एक इलेक्शन जैसा नहीं होता नीरज जी। या जी। इस इलेक्शन से जो 27 में होने वाले इलेक्शन से पहले मायावती जो हैं वो जनसभाएं करती थी, 5 जिले में एक जगह के मंडल में करती थी। अभी उन्होंने इतनी बड़ी रैली कर दी, तो वो जाटों में एक मैसेज गया कि इस बार मायावती लड़ती हुई दिखाई दे रही। ताबड़तोड़ 4 अक्टूबर के महीने में बैठक कर दी, 3 कर चुकी, कल एक और कर रही, चौथी। नवंबर के पहले हफ्ते की शुरुआत 1 नवंबर से उनकी मीटिंग कर रही है। तो मूल जो है ना, देखिए शिवकाश को अगर ताकतवर बीएसपी मिलेगी तो पहले पहला घर उसका उसको अपना वही दिखाई देता है, क्योंकि उसने मजे लिए हैं उसके। इसी तरह तो ये चीज जो है दूसरी पार्टियां नहीं दे पाती हैं, ये चीज दूसरी पार्टियां नहीं कर पाती हैं। और यही एक इंतजार मायावती को इसी बात का है कि हम अपने वोटों को खोल के दूसरे वोटों को आकर्षित कर सकें। जबकि दूसरी पार्टियों में देखिए एड्रेस करने का तरीका क्या होता है, मुस्लिम इश्यूज को आजम खान ना उठाएं, अखिलेश यादव उठाएं, और जो ओबीसी के इश्यूज हों उसको अखिलेश यादव की जगह पे आजम खान उठाएं। ये राजनीति में नहीं हो रहा है। बाबरी मस्जिद पे राशिद अल्वी और आजम खान से बुलाया जाएगा, और राम मंदिर वाले कहेंगे देखो मुसलमान बोल रहा है। ये जो दिक्कत है पॉलिटिकल पार्टीज की, इसको आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ नीरज जी। नहीं, आपने जो मेरा अगला लेकर ही था, आपने जो बात कही मैं उसको थोड़ा और अंडरलाइन करना चाहता हूँ। आपका कहने का मतलब है कि अगर मायावती में यकीन लौटता है दलित वोट का, तो वो उनकी पहली पसंद है। यानी अगर हम इसे और आसान शब्दों में कहें तो जो उत्तर प्रदेश का दलित वोटर है वो भले ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, यहाँ तक कि बीजेपी के साथ अपने आप को लाभार्थी समझे या समझे कि मैं यहाँ फायदा उठा सकता हूँ, लेकिन ताकत जब उसे ये महसूस होता है कि मुझे ताकत अगर कहीं मिलेगी तो वो बीएसपी में मिलेगी। आप ये कह रहे हैं? ये बिल्कुल यही बात है। और जब आपने अभी लखनऊ की रैली देखी, इन्होंने इनकी रैली में जिस तरह की भीड़ थी, मैंने सरकारों की रैली इस तरह की नहीं देखी जो सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए मायावती ने की थी, जिसमें आरटीओ गाड़ी पकड़ के देता था, पुलिस गाड़ी पकड़ के देती थी, पंचायत सेक्रेटरी तेल भराता था। उससे बड़ी रैली उन्होंने अपने चंदे पे कर दी कार्यकर्ताओं ने। तो ये बताता है कि वो चाहता है कार्यकर्ता कि हमारी नेता एक्टिव हो, और नेता है कि अपने घर से निकलने को तैयार नहीं। लेकिन मायावती ने इस 9 अक्टूबर को निकल के और उसके बाद संदेश दिया कि मैं निकलूंगी, मैं आऊंगी, मैं सरकार बनाऊंगी, इस तरह का। और एक चीज और मैं बताऊं, मेरा अपना तजुर्बा है, मैं 35-38 साल 91 से मैं बीएसपी देख रहा हूँ। बड़ा भोला वोटर होता है ये। मैंने शिवकाश जैसा भोला वोटर और समर्थक नहीं देखा है। उसके लिए अपनी महापुरुषों के नाम पे कोई भी आवाज देते वो जाके खड़ा हो जाता है। उदित राज से लेकर और आज तक आप देखिए कितने नेता उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए, कोई रुक पाया? जबकि मायावती बिल्कुल निष्क्रिय थी, और मायावती ने पार्टी को करीब करीब नेता विहीन कर दिया था। उसके बाद भी वो 9-10% वोट पाके खड़ी हो जाती हैं 2024 में। तो इसको मिरेकल कहते हैं सियासत का। मैं समझता हूं कि ये हम लोग 2026 के बाद जब इसे देखेंगे तो सिनारियो बहुत कुछ बदल चुका होगा, हम लोग दूसरा डिस्कशन कर रहे होंगे। 2026 आने से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति को, बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर हम 24 के चश्मे देख रहे हैं नीरज जी, तो शायद हम जल्दबाजी कर रहे हैं। जी चलिए एक को लेकर भी कि 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा में बीजेपी का भी दलित वोट घटा, जाटव गैर जाटव सब मिलाकर। वो दलित वोट घटने के बाद अब बीजेपी भी एक्टिव है। हमने हाल में देखा, शायद वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी की घोषणा की थी रैली से पहले, इस तरह की एक खबर में पढ़ रहा था। कुल मिलाकर ये जो पूरे दलित पॉलिटिक्स पर हमने डिस्कशन किया उत्तर प्रदेश के अंदर, बीजेपी कहाँ खड़ी हुई नजर आती है? बीजेपी आपको उसमें कितना हिस्सा लेती हुई और कितनी मजबूती के साथ खड़ी हुई नजर आती है? देखिए मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शेड्यूल कास्ट हो, खटीक हो या वाल्मीकि हो, उसमें किसी तरह की कोई टेंट नहीं है। वो चाहे कानपुर नगर का हो या लखनऊ का हो या आगरा का हो, जहां मैं गया हूं, जहां मैंने देखा, मैं बता रहा हूं आपको कि कोई डेंट वाल्मीकि में नहीं, कोई डेंट खटीक में नहीं। खटीक आज भी उनके साथ है, वाल्मीकि आज भी उनके साथ है। पासियों में जरूर डेंट हुआ है, लेकिन पासी लीडरशिप के हिसाब से हरदोई में नहीं हुआ। हरदोई में उन्हीं का कैंडिडेट जीता। लखनऊ मोहनलालगंज में सपा का जीता, लेकिन हरदोई में वही पासी जीता जो जीत रहा था। तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा परिवर्तन अभी, या आप बहराइच देख लीजिए, बहराइच में भारतीय जनता पार्टी का ही जीता, वहां नहीं जीता पाए ये लोग। तो ये बताता है कि अभी भी बीजेपी की जो, देखिए बीजेपी का जो एक सबसे बड़ा फार्मूला है, सबसे कामयाब फार्मूला है, वो जाति पर धर्म का तड़का होता है। और जो जाति पर धर्म का तड़का लगता है, वहां भारतीय जनता पार्टी की काट किसी के पास नहीं होती।
ये मंत्र जो है बीजेपी का जो आता था अगर किसी को तो काशीराम को आता था। उस हम्म। मंत्र की तोड़ उन्होंने दूसरी तरह से निकाला था। नहीं, आज की राजनीति 2024 में तो क्वेश्चन तो 2024 में। हाँ, अगर हिंदुत्व पे वोट पड़ रहा होता तो कहां 33 सीटों पे सिमटती। हाँ। टूटा, लेकिन वो टूटने के पीछे जो था वो टूटे हम्म। पीछे संविधान की वो किताब थी। लेकिन हम्म। उसके बाद आप ये देखें ना, उसके बाद कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस ने क्या किया, कर्नाटका में क्या किया, तेलंगाना में क्या किया, कोटा विदिन कोटा जो है उन्होंने लागू करवा दिया तेलंगाना में। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है कि मैं ताज्जुब करता हूं कभी कभी कि इतनी जागरूक है ये, कि इसको हम्म। तेलंगाना का भी मालूम है, कर्नाटका का भी मालूम है, आंध्रा का भी मालूम है। तो हम्म। ये कोटा विदिन कोटा भी एक बड़ा इश्यू है, और इसको लेके बीजेपी कुछ बोल नहीं रही, खामोशी से उसका काम चल रहा है, और कांग्रेस जैसी पार्टियां उसके ट्रैप में आ जाती हैं। नीरज जी। नहीं तो कुल मिला के आपका। बीजेपी जो है वो मायावती की तरफ लौटे। मैं मायावती वर्सेस बीजेपी की बात कर रहा हूं। क्या बीजेपी के हिस्से से मायावती अपना दलित वोट ले जाएगी या वो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है? हाँ। मुझे नहीं लगता मायावती बीजेपी से ले तो जा सकती हैं, लेकिन वो शेड्यूल हम्म। कास्ट का खट्टिक और वाल्मीकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ले जो हम्म। वोट जा सकती हैं वो ओबीसी का वो वोटर है जो मायावती के या काशीराम की पाठशाला का है, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, या मौर्य हो, या पाल हो, या चौहान हो। इस तरह के वोटर्स तो निकाले जा सकते हैं जो नॉन यादव बैकवर्ड होते हैं। और वो बीजेपी में जो है, जैसे जो एनएफएस है, नॉट नॉट फाउंड सुटेबल, ये इसके हम्म। अंदर प्रोफेसर्स में जो नियुक्तियों को लेके है, या ओबीसी का जो बैकलॉग है, नौकरियों का बैकलॉग है, या ओबीसी की छात्रवृत्ति है। ओबीसी के देखिए कुछ तबके ऐसे हैं, जैसे कुर्मी बहुत जागरूक है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि हमने राम मंदिर, हम और आप साथ में बात करते थे राम मंदिर वाला, हम्म। जिस दिन बिल्कुल। प्राण प्रतिष्ठा हो रही, मैंने यही कहा था कि ये काम नहीं करेगा अयोध्या में। नहीं हम्म। किया उसने। तो उसी तरह मौर्य है, कुर्मी है, पाल है, ये कुछ जातियां ऐसी हैं ना, बहुत जागरूक हो चुकी हैं। तो वो अपने अधिकार की बात करती हैं, और वो अधिकार बीजेपी देने में अभी असफल हो रही। तो टूटेगा तो अगर तो ओबीसी टूटेगा। मैं शेड्यूल कास्ट की हम्म। दो जातियों को कम से कम टूटता हुआ नहीं देख रहा हूँ, वो वाल्मीकि और खटीक है, और जिसकी जो संख्या है वो 7% से ऊपर जाती है। लेकिन ये हम्म। एक अच्छी बात की तरह देखा जाना चाहिए कि कम से कम राजनीतिक पार्टियों के फोकस में दलित वोट है, और दलित वोट एक निर्णायक वोटर की तरह 2027 के चुनाव में अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम आज हम ये बात कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की फैली हुई, बिखरी हुई, उलझी हुई राजनीति में तमाम पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी को, अपनी अपनी हिस्सेदारी को यहां पर बढ़ाने की कोशिश करेंगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, पूरा मसला तफसील से समझाने के लिए सैयद कासिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।